अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में आसियान कंप्लीट करेंगे और सार्क कंप्लीट करेंगे एंड यूएनओ जेके आपको जेके पी कांस्टेबल में ये 3 टॉपिक्स है। हम इसको एक ही सेशन में कंप्लीट करेंगे विद इन 30-40 मिनट्स में। ठीक है, आप इस वीडियो को स्किप नहीं करना। मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बने और इसकी जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, फैक्टर्स जिसमें क्वेश्चन आने के चांसेस है, वो भी मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा। ठीक है, देखिए पहले हम पढ़ेंगे आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस। इसको क्यों बनाते हैं? देखिए, ये कुछ कंट्रीज़ आपस में डिसाइड करते हैं कि हम काम इकट्ठे करेंगे किसके लिए, टू प्रमोट पीस, स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। किस रीजन में? जो कि ये वाला रीजन है, इस रीजन में ये कंट्रीज़ ने एक क्लब बनाया। इन्होंने बोला कि हम एक साथ काम करेंगे पीस के लिए और स्टेबिलिटी के लिए, और हमारा जो ट्रेड वेड वगैरह है, इकोनॉमिक कंडीशन वो इम्प्रूव हो जाए। क्योंकि जब हम देखते हैं 1960s में, उस टाइम नियर बाई कंट्रीज़ में हर जगह वार्स होते थे, तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम पीस चाहते हैं और हमें अपनी इकोनॉमी ग्रो करनी है, तो इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई। ठीक है, इसमें 10 कंट्रीज़ आते हैं। मैं अभी आपको वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, उसकी ट्रिक्स भी है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए आसियान क्यों बनाया गया? पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए। अगर आपको ये बोला गया क्यों बनाया गया था आसियान को, क्योंकि उस टाइम बहुत टेंशन था वर्ल्ड में, स्पेशली वार्स होते थे। तो इन कंट्रीज़ ने क्या बोला कि हम सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को और हम इन कन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, और दूसरा इन्होंने बोला इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और रीजनल यूनिटी के लिए। और इन्होंने बोला अगर हम इकट्ठे एक ग्रुप बनाएंगे तो जो हमारी ग्लोबल वॉइस है वो हम आराम से यूएनओ तक पहुंचा जा सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हम देख सकते हैं आसियान के जो बेसिक फैक्टर्स है वो क्या है। इसको कब एस्टेब्लिश किया जाता है? 8 अगस्त 1967। किस डिक्लेरेशन में? बैंकॉक डिक्लेरेशन में। बैंकॉक थाईलैंड में है। ठीक है, उस टाइम एक डिक्लेरेशन होती है, वहाँ पर ये डिसाइड किया जाता है आज से हम आसियान बनाएंगे। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये रीजनल क्यों है? क्योंकि इसमें सारे कंट्रीज़ नहीं है, उसमें कुछ रीजन के लाइक एशिया के जो रीजन कंट्रीज़ है उनके कंट्रीज़ है इस आसियान में। इसका मोटो क्या है आसियान का? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इंडोनेशिया, जकार्ता में। ठीक है, इंडोनेशिया इसकी कंट्री भी है जो मेंबर है आसियान का, और वहीं पे इसके हेडक्वार्टर्स है किस सिटी में? जकार्ता में। टोटल मेंबर्स कितने हैं आसियान में? 10 टोटल मेंबर्स हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेटस है। उसमें कौन कौन से आता है ऑब्जर्वर में? ईस्ट तिमोर एंड पापा न्यू गिनी। ये है इसके ऑब्जर्वर स्टेटस। आपको इनको याद रखना है क्योंकि मे बी 2 ही है ऑब्जर्वर स्टेटस, इसलिए क्वेश्चन आने के चांसेस है। इसमें पहले जो डिसाइड कौन करते हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, वो होती है टोटल 5 कंट्रीज़ जिनको बोलते हैं हम फाउंडिंग कंट्रीज़। किसके? आसियान के। इसमें आता है थाईलैंड, फिलीपीन, मलेशिया, सिंगापुर एंड इंडोनेशिया। बाकी जो कंट्रीज़ है ये उसके बाद इन्होंने ज्वाइन किया आसियान को। ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। ठीक है, देखिए इसकी ट्रिक क्या है? टीवी क्लिप एमबीबीएस। कंट्रीज़ को कैसे याद रखोगे आप? टीवी क्लिप एमबीबीएस। टी से थाईलैंड है, वी से वियतनाम है, सी से कंबोडिया, एल से लाओस, आई से इंडोनेशिया, पी से फिलीपींस। देखिए टीवी थाईलैंड वियतनाम, और क्लिप से कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपीन, और एमबीबीएस से मलेशिया, बुर्मा। बुर्मा को हम म्यांमार भी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है म्यांमार, इसको हम बुर्मा भी बोलते हैं, और ब्रुनेई और सिंगापुर। ये रहे आपके 10 कंट्रीज़ और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स। अब इसका जो एम है वो मैंने आपको पहले ही कवर किया, टू प्रमोट पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी एम्ड राइजिंग टेंशन एमंग द एशियाज। क्योंकि जो कन्फ्लिक्ट्स होते थे उस टाइम उन्होंने बोला कि हम पीस के साथ हैं, हम स्टेबिलिटी अपने रीजन में चाहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, वो भी मैंने आपको बोला। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, टू प्रमोट रीजनल पीस के लिए, स्टेबिलिटी बाय रेस्पेक्टिंग जस्टिस एंड एडिरेंस। एडिरेंस मतलब हम फॉलो करेंगे टू द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। जो यूनाइटेड नेशंस चार्टर यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसमें प्रिंसिपल्स है, हम उनको फॉलो करेंगे। आसियान के जो समिट्स होते हैं वो 2 होते हैं ईयर में, ये आपको याद रखना है।
देखिए यहाँ से आपको आसियान मतलब ऐसा लगता है कि आपको ये आसान है, आसान। इसे आप याद रख सकते हो कि आसानी से 2 बार इसकी जो समिट होती है, समिट इन द सेंस मीटिंग्स होती है आसियान में, ठीक है। ट्वाइस होती है 1 साल में। आसियान चार्टर कब कब आया आसियान चार्टर? इसका मतलब क्या होता है कि जो आसियान का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें जो प्रिंसिपल्स है वो कब साइन हुए, वो 2007 में हुए। और वो कब लागू हुए, केम इन द फोर्स 2008, 16 दिसंबर 2008 में इसका जो आसियान का चार्टर है वो लागू हुआ। इसमें जो चेयरमैनशिप होती है, हेडिंग जो होती है इस आसियान में, वो रोटेट होती है। आसियान चेयरमैनशिप ऑफ आसियान रोटेट्स एनुअली बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ इंग्लिश नेम्स ऑफ मेंबर स्टेट्स, ठीक है। नाम जो होते हैं मेंबर स्टेट्स के, उन्हीं के हिसाब से रोटेट होता है जो चेयरमैनशिप होती है आसियान में। अब इसके जो समिट्स है, फर्स्ट समिट कब हुई, 1976 में, कहाँ, इंडोनेशिया में। आपको सारे याद नहीं रखने हैं, आपको इसमें रखना है वो 23, 24 और 25 की मीटिंग कहाँ होगी। देखिए पहली भी होती थी कहाँ, इंडोनेशिया में हुई, 2023 की इंडोनेशिया में हुई, 2024 लाओस में हुई, 2025 मलेशिया में हो जाएगी, ठीक है। इसका आप याद स्टार्ट में याद रखना ILM, ठीक है। ILM याद रखना, इससे आपको याद आएगा इंडोनेशिया, लाओस एंड मलेशिया। 2023 से 2025 तक मीटिंग है, ठीक है। देखिए यहाँ से आपको ये पता है, यहाँ से आपका इंडिया आ जाएगा, ये म्यांमार है, यहाँ से लाओस है, वियतनाम है, थाईलैंड है, कंबोडिया, फिलीपीन, सिंगापुर, यहाँ से आपकी जावा आइलैंड्स वगैरह है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई, ठीक है। ये आपके 10 कंट्रीज़ हैं। आपको हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का आपको इतना ही याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये कब बनाया, इसके मेंबर कंट्रीज़ जो है उनको आपको प्रॉपरली याद रखना है, सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है। बाकी जो उतना टाइमलाइन वगैरह सिग्निफिकेंस आपको उतना पढ़ना नहीं है, बस एक बार नज़र मारना, ठीक है। देखिए 1992 में जो इंडिया है वो किसका सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर बन जाता है, आसियान का। इंडिया, ये आपको याद रखना, इंडिया आसियान का मेंबर कंट्री नहीं है, खाली ये एक सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर बन जाता है 1992 में। 2022 में इंडिया एंड आसियान के बिटवीन एनुअल समिट्स शुरू होने हुए, लाइक मीटिंग स्टार्ट होने लगी 2002 से। 2009 में क्या होता है, इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, किसमें, गुड्स में। सिग्निफिकेंस क्या है अब आसियान की इंडिया के लिए, मतलब ये आसियान कंट्री जो है इनकी इंपॉर्टेंस, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए, इंडिया के लिए क्यों ये ज़रूरी है आसियान कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशंस रखना। ये इसीलिए है क्योंकि जो इंडिया का ट्रेड है, मैरीटाइम ट्रेड इन द सेंस जो सीज ओशन से ट्रेड होता है इंडिया का, वो इंडिया से बहुत ज़्यादा होता है ट्रेड ओशन से। और ये जो मैंने आपको आसियान के कंट्रीज़ बोले, ये मोस्टली कौन सी कंट्रीज़ है, ओशन सीज कंट्रीज़, क्योंकि ये पैसिफिक ओशन के अराउंड सभी कंट्रीज़ है। तो जब ये इन कंट्रीज़ के साथ रिलेशन अच्छे रखेंगे, इंडिया का ट्रेड भी अच्छा रहेगा, ठीक है। और इनको काउंटर करना है, किनको, इंडिया को काउंटर करना है चाइनीज़ प्रिजनर्स को, क्योंकि चाइना हर जगह अपनी जो पॉलिसीज़ है वो हर जगह अपनी प्रिजनर्स को इम्प्रूवमेंट करता है, पैसिफिक ओशन में होगा अपनी पॉलिसी से। तो इंडिया जब इन कंट्री से अच्छी रिलेशन रखेगा तो चाइना को वो प्रिवेंट कर सकता है इस रीजन में अपना डोमिनेंस करने के लिए, ठीक है। अब इसका फ्लैग क्या है आसियान का, ब्लू विथ 10 येलो स्टॉक्स ऑफ राइस। ये किसको रिप्रेजेंट करता है इसका फ्लैग, यूनिटी अमंग 10 कंट्रीज। अब आपको थोड़े से कुछ एब्रीवेशन याद रखने हैं, मे बी ये आ सकता है कि व्हाट डज ARF मीन इन आसियान। ARF मीन्स इन आसियान रीजनल फोरम, ठीक है। ये कब एस्टेब्लिश हुआ, 1994 में। ये आपको याद नहीं रखना, मत रखना यार, ठीक है। ASEAN+6 क्या है आसियान में, आसियान तो आसियान कंट्रीज है 10, और इसमें 6 कौन से हैं, चाइना, जापान, ये इसके मेंबर कंट्रीज़ नहीं है, ये बस एक अपडेट है। क्यों, 6 कंट्रीज़ ने इसमें डायलॉग पार्टनरशिप जो किया था वही कंट्रीज़ है, आसियान के टोटल 10 ही कंट्रीज़ है, ठीक है। चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है। ये चाइना +6, मतलब ये 6 कंट्रीज़ है आसियान के बाद, लेकिन ये इसके मेंबर कंट्रीज़ नहीं है। थीम क्या है, द आसियान वे। फर्स्ट सेक्रेटरी कौन है, हु, अगर आपको ये पूछा जाएगा, मतलब वो जो हेड होता है आसियान का वो कौन होता है, वो होता है सेक्रेटरी जनरल। वो कौन था पहला, वो था हार्टोनो दर्शनो
और जो अभी है चल रहा है करंट में वो है काओ किम फोरम, ठीक है। पीएम मोदी ने कौन सी अटेंड की आसियान की मीटिंग जो 2024 में हुई थी लाओस में, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला ILM 23 की कहाँ हुई, इंडोनेशिया में, 2024 की लाओस में, और अब जो 2025 की हो जाएगी वो मलेशिया में हो जाएगी, ठीक है। इसमें पीएम मोदी ने अटेंड की थी ये वाली मीटिंग, इंडिया आसियान मीटिंग 2024 में जो हुई थी अक्टूबर में। ये मैंने आपको पहले ही बोला 2002 से इंडिया एंड आसियान ने मीटिंग स्टार्ट करना शुरू किया था। यहाँ से आपको ये पढ़ना नहीं है, ठीक है। ये AIFTA की फुल फॉर्म क्या है, आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एरियाज़, ये आपको पढ़ना नहीं है। ये आपको याद रखना है। इन 2020 इंडिया एंड आसियान सेलिब्रेटेड 25 ईयर्स ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि 1992 में इन्होंने सेक्टोरल पार्टनरशिप डायलॉग साइन किया था, और तब से 2018 तक 25 ईयर्स होते हैं, इसीलिए इन्होंने बोला सेलिब्रेट क्या किया 2018 में इंडिया आसियान सेलिब्रेटेड 25 ईयर्स ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ से आपको ये याद रखना है कि ईस्ट एशिया समिट 2025 में हुआ था। इसमें 10 कंट्रीज़ आते हैं, 10 आसियान के और 10 नॉन आसियान। इसकी मीटिंग्स होती है एनुअली, लाइक जो मैंने आपको बोला आसियान में मीटिंग्स होती है ईयर, एक साल में 2 बार। जो मैंने आपको ट्रिक भी बोली थी कि आसानी से 2 मीटिंग्स होती है एक साल में, ठीक है। पीएम मोदी ने कौन सी मीटिंग अटेंड की थी 2024 में, जो कि लाओस में हुई थी। और इसमें पीएम मोदी ने 10 पॉइंट प्लान एक्सपोज किया था इस मीटिंग में। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये करंट में है, ठीक है। इसने कुछ पॉइंट्स बोले, उसमें नंबर 1 पॉइंट क्या है, सेलिब्रेटेड 2025 एज द आसियान इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म, और डबल स्कॉलरशिप एंड नालंदा यूनिवर्सिटी, रिव्यू ऑफ एशिया इंडिया ट्रेड एंड गुड्स एग्रीमेंट, ठीक है। लॉन्च द प्लांट ए ट्री फॉर मदर, वर्शिप फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं आसियान के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका आसियान ख़त्म हुआ कि इसकी फाउंडेशन कब हुई, हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडोनेशिया जकार्ता में, फर्स्ट सेक्रेटरी कौन था, करंट सेक्रेटरी कौन है, पीएम मोदी ने कौन सी मीटिंग अटेंड की आसियान में जो कि 2024 में हुई, और इसमें उसने 10 पॉइंट्स प्लान, वो आपको याद रखने कुछ 5-6 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको बताए। और कंट्रीज इसमें कौन सी है जो कि मैंने आपको ट्रिक बोली, टीवी क्लिप MBBS, उन कंट्रीज़ को आपको याद रखना है। और 2 ऑब्जर्वर स्टेटस, ईस्ट तिमोर एंड पापा न्यू गिनी इसमें जो है, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है। आसियान में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको हार्डली 1-2 क्वेश्चन आएंगे इस पूरे आसियान UNO सार्क में से, ठीक है। 1 या 2 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। अब हमें सार्क पढ़ना है, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। देखिए इन सिंपल टर्म्स ये सार्क क्या है, ये एक टीम है नेबरिंग कंट्री जो कि कहाँ है, इन साउथ एशिया। ये एक साथ आ जाते हैं टू सपोर्ट ईच अदर, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। और इनका एम क्या होता है, टू सॉल्व कॉमन प्रॉब्लम्स एंड प्रमोट पीस एंड वर्क टुगेदर टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर फॉर देयर पीपल। बाय कोऑपरेटिंग सपोज कि दे कैन हैव ए स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट एंड कैन मेक लाइफ बेटर। सिंपली ये है कि इन्होंने बोला कि हम, जैसे कि मैंने आपको आसियान जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, एसोसिएशन, उनका मकसद यही होगा, उनका फॉर्मेशन का जो रीज़न होगा वो यही होगा कि हम पीस पीस प्रमोट करेंगे, वर्क एक साथ करेंगे, इकोनॉमिक कंडीशन अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, और जो कॉमन प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए सार्क में 8 कंट्रीज़ आते हैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया तो इसमें है, आसियान में नहीं था इंडिया, ठीक है। नेपाल भी है, नेपाल में जो कैपिटल है काठमांडू, वही में इसकी हेडक्वार्टर्स है, सारे के हेडक्वार्टर्स काठमांडू में। भूटान है, और बांग्लादेश है, श्रीलंका और मालदीव, ये है आपके 8 कंट्रीज़, ठीक है। इनकी ट्रिक्स भी मैं अभी आपको बताऊंगा, शायद कुछ MBBS पेन है। और जो इसकी फॉर्मेशन हुई थी सार्क की, वो बांग्लादेश में ही हुई थी, ढाका में, 8 दिसंबर 1985। आसियान का कब बोला था मैंने, आपकी फाउंडेशन कब हुई थी, 8 अगस्त 1967, ठीक है। ये था आसियान आपका।
देखिए, ये भी एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सार्क भी, जैसे आसियान था। एस्टैब्लिशमेंट कब होती है ये? 8 दिसंबर 1985। कहाँ पे? बांग्लादेश, ढाका में, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। काठमांडू किसकी कैपिटल है? नेपाल की, ठीक है। फॉर्मेशन कहाँ से हुई सार्क की? देखिए, जो आइडिया फॉर्मेशन था सार्क का, वो किसने दिया था? जियाउर रहमान। ये प्रेसिडेंट थे किसके? बांग्लादेश के। इसी को बोलते हैं हम फादर ऑफ सार्क भी, किसको? जियाउर रहमान को। इसका ऑब्जेक्टिव भी क्या था? यही, टू फोस्टर इकोनॉमिक एंड कल्चरल कोऑपरेशन। फाउंडिंग मेंबर्स इसके कौन कौन से थे? इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स, भूटान, पाकिस्तान। जो लास्ट कंट्री है जिसने ऐड किया सार्क, वो कौन सी है? अफगानिस्तान। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि करंट है। कब किया था? 2007 में। टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं इसके? 8 है। और ऑब्जर्वर कितने हैं? 9। ऑब्जर्वर आपको याद नहीं रखना है, बस टोटल मेंबर्स कितने हैं? 8। देखिए, MBBS पेन, ये एक ट्रिक है। MBBS पेन ये कंट्रीज़ का एक्रोनिम है। M स्टैंड फॉर मालदीव्स, B बांग्लादेश, B भूटान, S श्रीलंका, P पाकिस्तान, A अफगानिस्तान, I इंडिया एंड नेपाल। ये 8 कंट्रीज़ की ट्रिक है। जो आसियान था उसमें 10 कंट्रीज़ थे। टीवी क्लिप MBBS, और सार्क में है MBBS पेन, ठीक है। अब जो फैक्ट्स है सार्क के, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन था? अब्दुल एहसान, ये भी बांग्लादेश के थे। करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? गोलाम सरवर, ये भी कहाँ के हैं? बांग्लादेश के। फादर कौन है सार्क के? जियाउर रहमान। फर्स्ट इंडियन सेक्रेटरी जनरल कौन थे? कांत किशोरी बरगवा। ये फर्स्ट इंडियन सेक्रेटरी जनरल किसके थे? सार्क के। अब इसके सेमेंटस, जो इसकी मीटिंग है सेमेंटस, वो कहाँ कहाँ हुई? फर्स्ट कहाँ पे हुई थी? ढाका बांग्लादेश में, जहाँ इसकी फॉर्मेशन हुई थी 8 दिसंबर 1985। और पहली समिट इंडिया में हुई थी 16 नवंबर 1986। लास्ट समिट हुई थी 2014 में, जो नेपाल में हुई थी। 18th मीटिंग थी ये। और उसके बाद सार्क की कोई मीटिंग नहीं हुई है, तभी हम इसको बोलते हैं कि सार्क एक फेलियर है। क्योंकि ये, अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा ये फेलियर इसको हम क्यों बोलते हैं। क्योंकि इसमें आपको ये पता चला होगा कि इसमें पाकिस्तान भी है और इंडिया भी है। इनको आपस में कभी बनती नहीं है, तो इसीलिए इनका जो इशू है आपस में, इसी की वजह से सार्क एक फेलियर रहा है। जो पाकिस्तान में समिट हुई थी 2016 में होने वाली थी, वो कैंसिल हुई थी, क्योंकि उस टाइम उड़ी अटैक जो हुआ था उसकी वजह से ये मीटिंग कैंसिल हुई। उसके बाद सार्क में कोई समिट नहीं हुई। इसमें जो मीटिंग्स होती है वो एनुअली होती है, एक साल में एक बार। आसियान में होती थी एक साल में 2 बार, क्योंकि वो आसियान आसान है, सार्क थोड़ा सख्त है। इसमें इंडिया पाकिस्तान है, इसमें एक ही बार मीटिंग होती है। सार्क का कुछ बेसिक फैक्ट्स है। सार्क कितना एरिया कवर करता है? 3% ऑफ वर्ल्ड एरिया एंड 21% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। क्योंकि इसमें आपका इंडिया भी आता है, इसलिए 21% वर्ल्ड पॉपुलेशन है। क्योंकि इंडिया में 1.40 बिलियन ऑलमोस्ट पॉपुलेशन है, और ग्लोबल इकनॉमी 5.2%, ठीक है। सार्क हेडक्वार्टर, ये मैंने आपको बोला, काठमांडू में है। और फॉर्मेशन कहाँ हुई थी? ढाका में, 8 दिसंबर 1985। और आपको कुछ ये टर्म्स याद रखने हैं। साप्टा स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। जो भी ये ट्रेड एग्रीमेंट होता है, इनका एक ही मकसद होता है कि हम जो तारिफ ड्यूटीज़ है, जो हम ड्यूटी लगाते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, इनको हम रिड्यूस करेंगे ताकि ट्रेड बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद साफ्टा आता है 2004 में, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ये पाकिस्तान में होता है। इन 8 कंट्रीज़ में इन्होंने बोला हम ज़ीरो तारिफ रखेंगे, कोई भी टैक्स नहीं होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। लेकिन एक्चुअली ये बहुत फेल होते हैं, साफ्टा भी और साफ्ता भी। सार्क अचीवमेंट्स क्या है इसके? सार्क अपनी एक एशिया में सैटेलाइट लॉन्च करता है, जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन एंड मेटेरोलॉजी सैटेलाइट 2017 में। इसको ऑपरेट कौन करता है? इसरो। लेकिन पाकिस्तान इसको रिजेक्ट करता है, क्योंकि वो उस टाइम बोलता है इनको हम भी इसमें अपनी सर्विस देंगे। उस टाइम इंडिया इनको नहीं अलो करता है, तो फिर इंडिया इसकी सर्विस नहीं लेता है इस सैटेलाइट की, तो पाकिस्तान इसको रिजेक्ट करता है। सार्क के डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर का है गुजरात में। और आपको ये याद रखना है, सार्क एशियन यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। ऑब्जर्वर स्टेटस 9 है।
ये इसकी भी ट्रिक है मैम जूसेस, अगर कोई याद रखिएगा तो ठीक है, लेकिन उतना भी ज़रूरी नहीं इन कंट्रीज़ को याद रखना। मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, जापान, यूएसए, ईरान, चाइना, यूरोप यूनियन, साउथ कोरिया, ये इसके कंट्रीज़ है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे आसियान वर्सेस सार्क, सार्क एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, फेलियर नहीं है ये, बहुत इसमें मीटिंग्स अच्छे से होती है। और जो सार्क है ये एक डाउनफॉल है, फेलियर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सार्क एक फेलियर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सार्क ऑर्गेनाइजेशन फेलियर है, क्योंकि इसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, इनको आपस में मिलती नहीं है। आसियान में ये इशू नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की हम पहले हिस्ट्री देखेंगे, ठीक है। देखिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है 1914 से लेकर 1918 तक, ये टू ब्लॉक ऑफ कंट्रीज़ के बिटवीन होता है। एक्सिस कंट्रीज जिनको हम बोलते हैं सेंट्रल पावर्स या एलाइड कंट्रीज़। एक्सिस में कौन आते हैं? जर्मनी आता है, ऑस्ट्रिया हंगरी आता है, बुल्गारिया आता है, ओटोमन एम्पायर तुर्की आता है, ठीक है। और एलाइड पावर्स में आता है यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, मतलब जो पावरफुल कंट्रीज़ थे, जापान लाइक कंट्रीज़, वो एलाइड में आते हैं। एलाइड कंट्रीज़ की जीत होती है और एक्सिस कंट्रीज़ सेंट्रल पावर्स की हार होती है इसमें, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार कैसे एंड होता है? विद ट्रीटी ऑफ वर्सैलीज, जो 10 जनवरी 1920 में होती है। इसको हम बोलते हैं पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस भी, जिससे ऑफिशियली वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड होता है, ठीक है। उसके बाद लीग ऑफ नेशंस LON बनाया जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। ये इसको इसलिए बनाया जाता है ताकि इस अब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद कोई और वार ना हो जाए, ठीक है, टू प्रिवेंट फ्यूचर वार्स आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार। बट हमें पता है कि सेकंड वर्ल्ड वार फिर भी हुआ, कब? 1939 से लेकर 1945 तक। तो इसीलिए जो ये लीग ऑफ नेशंस है ये फेलियर हुआ। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से पहले कौन थी वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रिवेंट करती थी वार से? वो थी लीग ऑफ नेशंस, ठीक है। उसके बाद आ जाती है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसका फेलियर भी यही है क्योंकि इसने वार को प्रिवेंट नहीं किया, क्योंकि फिर भी सेकंड वर्ल्ड वार हुआ लीग ऑफ नेशंस होने के बाद भी, तो इसलिए ये फेलियर रहा, ठीक है। देन सो फाइनली UNO वाज फॉर्मेड, तो इसीलिए इस वजह से यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वार, ठीक है। दिस मीन्स 1920 से लेके 1946 तक कौन वर्क कर रहा था? लीग ऑफ नेशंस वर्कड। लेकिन फिर जो सेकंड वर्ल्ड वार होता है तो फिर ये फेल होता है, तो UNO आ जाता है, ठीक है। इस टाइम लीग ऑफ नेशंस में ये दो ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। ये आज भी है, इसी को हम बोलते हैं आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, किसको? PCJ को, ठीक है। अब हम आते हैं UNO में। देखिए ये एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 193 ऑलमोस्ट कंट्रीज़ हैं। इसकी जो फाउंडेशन होती है वो 26 जून 1945, लेकिन ये कब आ जाता है फोर्स में? 24 अक्टूबर 1945। और 24 अक्टूबर हम UNO डे भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। देखिए अगर आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि आप मुझे बताएं कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। देखिए इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं टू प्रिवेंट फ्यूचर वार्स, टू प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी, to help with global countries like problems like poverty, hunger and health crisis, ठीक है। to protect human rights, to encourage फ्रेंडली रिलेशन, ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। आपको याद रखना है कि इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। आपको ये भी याद रखना है कि UNO का ये भी ऑब्जेक्टिव है, टू हेल्प कंट्रीज विद ग्लोबल प्रॉब्लम्स लाइक पोवर्टी, हंगर, हेल्थ क्राइसिस। अगर आपको ये आ जाएगा कि आसियान, सार्क एंड UNO इनमें से कौन इन प्रॉब्लम से डील करता है, लाइक पोवर्टी, हंगर, हेल्थ क्राइसिस, वो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके एम क्या है? पीस थ्रू आउट द वर्ल्ड, प्रमोट ह्यूमन राइट्स, प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, डेवलप फ्रेंडली रिलेशन, ठीक है। इनिशियल में इसमें कितनी कंट्रीज थे? टोटल 51 थे, और आज कितने हैं? 193। जो लेटेस्ट है वो कौन सी है? साउथ सूडान कंट्री, जिसने लास्ट ज्वाइन किया UNO में, कब? 2011 में। 2 ऑब्जर्वर स्टेटस है इसमें UNO में भी, ठीक है।
क्या इंडिया ओरिजिनल मेंबर था? वाज इंडिया ओरिजिनल मेंबर, लाइक आई मीन दैट वाज इंडिया अमंग 51 कंट्रीज? यस, इंडिया वाज अमंग 51 कंट्रीज, ठीक है। क्योंकि उस टाइम जो रामस्वामी मुदालयर होता है वो साइन करता है यूएन चार्टर फ्रॉम इंडिया, कब? 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ है यूएनओ के? वो है न्यूयॉर्क, यूएसए में। ऑप्शनल लैंग्वेजेस कितने हैं यूएनओ में? 6 है, लेकिन ओनली वर्क जो करते हैं वो 2 करते हैं, इंग्लिश एंड फ्रेंच। 6 कौन कौन से हैं? अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, ठीक है। परमानेंट मेंबर्स ओनली 5 है, परमानेंट मेंबर्स ओनली 5 है यूएनओ में। ओवरऑल मेंबर्स कितने हैं? 193। ये भी कहा जाता है कि जो नाम के कंट्रीज़ है वो 193 है, लेकिन जो काम के कंट्रीज़ हैं, जो मतलब डोमिनेट करते हैं इस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, वो ओनली 5 कंट्रीज़ हैं। ये इसका ड्रॉबैक कहा जाता है, जिसकी वजह से यूएनओ में उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रही, क्योंकि इसमें 5 कंट्रीज डोमिनेट करते हैं। परमानेंट मेंबर्स कौन है? एक है यूनाइटेड किंगडम मीन्स ब्रिटेन, यूएसए है, रशिया है, चाइना है एंड फ्रांस है, ठीक है। जो लास्ट में ऐड हुई थी लैंग्वेज वो है अरबिक। यूएनओ जो इसका सेक्रेटरी जनरल था कोफी अनम, इसका नोबेल प्राइज़ अवार्ड दिया गया पीस में 2001 में, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग कहाँ होती है यूएन जनरल असेंबली? वो कहाँ होती है? लंदन, 1946 में। वो खाली एक कंट्री कौन सी है यूएनओ में जिसने विड्रॉ किया 1 साल में और अगले साल फिर से रिज्वाइन किया? वो थी इंडोनेशिया, ठीक है। विड्रॉ कब किया? 1965, और ज्वाइन फिर से कब किया? 1966 में। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन है यूएनए में? कौन था? उसको नाम है ट्रिग्वी लाई। ये कहाँ के है? नॉर्वे के। और जो अभी प्रेजेंट करंट में है सेक्रेटरी जनरल वो है एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। और इससे पहले कौन था? बन की मून था इससे पहले आपका सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल को फिर से इलेक्ट किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। जो नॉर्मल टर्म होती है वो होती है 5 ईयर्स, दिस मीन्स 10 ईयर्स तक सेक्रेटरी जनरल रह सकता है, 10 ईयर से ज़्यादा नहीं वो होता है, मतलब री इलेक्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। फादर ऑफ यूएनओ किसको बोलते हैं? कॉर्डल हल को बोलते हैं, कॉर्डल हल। ये कौन कौन है फादर ऑफ यूएनओ के? तो क्या यूएनए से बिफोर क्या था? ये मैंने आपको पहले बोला हिस्ट्री में, यूएनए से बिफोर क्या था? लीग ऑफ नेशंस। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इसको बनाया गया था लीग ऑफ नेशंस को, लेकिन जब वर्ल्ड वार सेकंड होता है फिर ये फेल होती है, और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद यूएनओ को बनाया जाता है, ठीक है, टू प्रिवेंट फर्दर वार्स। यूएनओ का जो का लोगो है उसको डिज़ाइन किसने किया? ओलिवर लिंकॉल्न लुंडक्विस्ट, ठीक है। और जो यूएनओ नेम है, यूएनओ नेम वाज कॉइन्ड बाय जो यूएसए का प्रेसिडेंट था फ्रैंकलिन रोजवेल्ट। यूएनओ फॉर्मेशन मैंने आपको बोला सेकंड वर्ल्ड वार में होती है, यूएनओ टू प्रिवेंट फ्यूचर वार्स। पहले 50 नेशन इस यूएनओ डॉक्यूमेंट को साइन करते हैं 26 जून, जिसमें साइन होता है तो फिर 15 अक्टूबर को, इसलिए मैंने आपको बोला कि 51 कंट्रीज ऑरिजिनल मेंबर्स थे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑर्गेनाइज यूएनए में कितने हैं? इसमें ऑर्गेनाइजेशंस कितने हैं यूएनओ में? 6 है। एक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द सेक्रेटरीट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल। देखिए, जो यूएनजीए है, यूएनएससी है, द सेक्रेटरीट है, एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, और ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इन सब का हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए में। इसमें खाली एक ऐसा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है? नीदरलैंड हैgue में। ये आपको याद रखना है। अब जो इसके 6 ऑर्गेनाइजेशन हैं हम इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, जो यूएन जी है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, ये पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन है किसका? यूएनओ का। इसमें सारे के सारे कंट्रीज आ जाते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं यूएन जी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को। इसमें जो मीटिंग्स होती है वो जो वनस होती है, मतलब 1 साल में एक बार मीटिंग होती है, किसकी? बिटवीन सितंबर टू दिसंबर। फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट थे यूएनजीए में, वो कौन थे? विजय लक्ष्मी पंडित। फंक्शंस क्या है इसके? इसके फंक्शंस क्या है? यूएनजीए के फंक्शंस क्या क्या है? देखिए,
यही अपॉइंट करता है यूएनजीए, मतलब जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मेंबर्स होते हैं वही अपॉइंट किसको करते हैं, सेक्रेटरी जनरल को। लेकिन किसके रिकमेंडेशन पे, जो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल जब रिकमेंड करेगी तभी अपॉइंटमेंट होगी सेक्रेटरी जनरल की। लेकिन अपॉइंट कौन करते हैं, यूएनजीए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये अप्रूव करता है बजट, जो यूएनओ का बजट होता है अप्रूव इसको कौन करता है, यूएनजीए। अगर किसी न्यू नेशन को भी एडमिट होना है यूएनओ में, मतलब ज्वाइन करना होगा यूएनओ में, तो वो कौन करेगा, यूएनजीए करेगा, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। मतलब नाम नाम की वजह से तो यूएनजी है, काम की वजह से है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। रिकमेंडेशन अपॉइंटमेंट भी होती है सेक्रेटरी जनरल की, इसी की और किसी न्यू नेशन की भी। और यही करता है यूएनजीए, इलेक्ट करता है 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। ये आपको मैं अभी बोलूँगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 10 होती है नॉन परमानेंट, 5 होते हैं परमानेंट। और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं इनको कौन इलेक्ट करता है, यूएनजीए करता है, ठीक है। देखिए, जो इसमें प्रेजेंट होता है यूएनजीए में, इसको पर ईयर सिलेक्ट किया जाता है फॉर 1 ईयर। पर ईयर इलेक्शंस होती है प्रेजेंट के, 1 साल के लिए प्रेजेंट रहता है यूएनजीए में, ठीक है। अब बारी है यूएनएससी की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें टोटल है 15 मेंबर्स, 5 है परमानेंट एंड 10 है नॉन परमानेंट। नॉन परमानेंट वालों को कौन इलेक्ट करता है, यूएनजीए, ठीक है। कितने सालों के लिए, फॉर 2 ईयर्स। इसका एम क्या है, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जो पहला था वो था मेन पॉलिसी ऑर्गन, कौन, यूएनजीए था मेन पॉलिसी ऑर्गन, ठीक है। यूएनएससी किसके लिए है, मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। देखिए, जो वेटो वेटो पावर्स है, वेटो पावर इन द सेंस स्पेशल पावर्स है, जो मैंने आपको पहले ही बोला, इसमें 5 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। जो डोमिनेंट है इसमें, जो काम के कंट्रीज़ वो खाली 5 है, लेकिन टोटल है 193, लेकिन जो 5 है उन्हीं की वजह से सब हर कोई डिसीजन होता है। अगर कोई इन 5 कंट्रीज़ में से, लाइक जो मैंने आपको बोला, यूके, यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस, अगर इनमें से कोई किसी एक मतलब डिसीजन को बोलेगा कि ये नहीं करना है, तो वो फिर नहीं होगा। कोई रेजोल्यूशन होगा, कोई डिसीजन होगा, अगर ये 5 कंट्रीज़ को अप्रूव नहीं करेंगे तो वो डिसीजन अप्रूव नहीं हो सकता है। ये इसका नेगेटिव है इस यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का। इसलिए हम देखते हैं कि जो ईरान फ़लस्तीन का इशू है, लाइक कश्मीर का इशू है, इसमें जो मेन कंट्रीज ये आते हैं ये इसको अप्रूव नहीं करते हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से थोड़ा यूएनओ में ये डिले हो जाता है। इट इज़ सेड दैट वीटो पावर इज़ द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक करेक्टर ऑफ यूएन। मतलब ये एक इलीगल है इस यूएनओ में, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यूएनओ में हर किसी कंट्री का इक्वल पावर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें प्रेजेंट चेंज होता है एवरी मंथ, किसमें, यूएनएससी में। पहले वाले में यूएनजीए में था पर ईयर इलेक्शन होते थे फॉर 1 ईयर, लेकिन इसमें पर मंथ में प्रेजेंट चेंज होता है। इसलिए हम देख सकते हैं कि फ़लस्तीन इसीलिए मेंबर नहीं है यूएनओ का, क्योंकि जो यूएसए है वो किसका सपोर्टर है, वो इसराइल का सपोर्टर है। यूएन, यूएसए एंड इसराइल आपस में ठीक ठाक है, तो इसकी वजह से फ़लस्तीन यूएनओ में शिरकत नहीं कर सकता। ये मैंने आपको यहाँ लिखा है, नाम के 193 मेंबर्स, काम के ओनली 5 मेंबर्स, ठीक है। अब है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ECOSOC, ये तीसरा ऑर्गन है यूएनओ का। ये एड्रेस किन को करता है, एनवायरमेंटल इश्यूज़, इकोनॉमिक, सोशल इश्यूज़, इनको ये एड्रेस करता है। और इसमें 54 मेंबर्स टोटल हैं, फॉर इलेक्टेड फॉर 3 ईयर्स। प्रेजेंट इलेक्ट होता है एवरी ईयर फॉर 1 ईयर, ठीक है। अब फोर्थ ऑर्गन कौन से हैं, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये 5 मेंबर जो कंट्रीज़ हैं यूएनओ के, ये उनकी वजह से बना है। इनको बोला गया कि जो 11 ट्रस्ट टेरिटरीज़ है, मतलब जो स्लेव कंट्रीज़ है, 11 स्लेव टेरिटरीज़ है, इनको आपको सुपरवाइज़ करना है, इनको आपको डायरेक्शन करनी है, इनको आपकी हेल्प करनी है तब तक जब तक ये 11 ट्रस्ट टेरिटरीज, जब तक ये अपन मतलब ये इंडिपेंडेंस हासिल नहीं करेंगे, तब तक जो ये 5 कंट्रीज़ है ये इनको सुपरवाइज़ करेंगे, इनको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ लिखा है, ट्रस्ट टेरिटरीज कौन है, और नॉन गवर्निंग टेरिटरीज, सिंपली स्लेवरी टेरिटरीज, मतलब जो किसी और के अंडर है, ठीक है। और जब बाई 1994 में जो सभी ये 11 ट्रस्ट टेरिटरीज थे, इन्होंने
इंडिपेंडेंस अचीव की, सेल्फ गवर्नमेंट बनाया, तो उसके बाद ये बंद हुआ ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, जो लास्ट कंट्री थी वो था लाइक पलाव, जिसने इंडिपेंडेंस अचीव की। ठीक है, अब है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो 5th ऑर्गन है यूएनओ का। ये इसका मेन काम क्या है? टू सेटल लीगल डिस्प्यूट सबमिटेड टू इट बाय मेंबर नेशंस। मतलब जो इसमें जो 193 मेंबर्स है जो इसमें डिस्प्यूट्स सबमिट करते हैं, तो फिर ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसको सॉल्व करता है इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, मतलब ये कोर्ट है, जैसे कोर्ट काम करता है, लीगली काम करता है, जो उसके कानून होते हैं उसी की उन्हीं को यूज़ करता है, उन लीगल टर्म्स को, तो उसकी वजह से ये डिस्प्यूट सॉल्व करता है। इसमें 15 जजेस होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर 9 ईयर्स। ठीक है, देखिए जब मैंने आपको बोला लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, उसमें था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, ये बनाया था 1921 में। इसी को फिर रिनेम किया जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ठीक है, ये लेकिन ये वही है, ये न्यू नहीं बनाया गया ऑर्गन, ये पुराना ही है, खाली इसका नाम चेंज किया गया। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जो मैंने आपको पहले ही बोला कि जो इसमें 5 ऑर्गन्स है उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में। खाली इसमें जो एक ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका ऑर्गन कहाँ है? हैग्यू, नीदरलैंड में। ठीक है, इसको पहले कहा जाता था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, जो लीग ऑफ नेशंस की वजह से बन गया था। इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड कोड भी, किसको? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को हम बोलते हैं वर्ल्ड कोड भी। इसमें 2 ऑप्शनल लैंग्वेजेस है, इंग्लिश एंड फ्रेंच। ठीक है, अब जो लास्ट ऑर्गन है इसमें वो है द सेक्रेटेरिएट। ये डे टू डे वर्क जो होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस का, ये उसको लाइक जो हमारा सेक्रेटेरिएट होता है श्रीनगर में, वो डे टू डे वर्क जो होता है गवर्नमेंट का वो करता है, वैसे ही ये भी करता है। अगर आपको ये बोला जाएगा कि जो हेड ऑफ़ द सेक्रेटेरिएट वो कौन होता है? सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल इज़ द हेड ऑफ़ द सेक्रेटेरिएट। ठीक है, इसको कौन अपॉइंट करता है? वो अपॉइंटेड सेक्रेटरी जनरल, अपॉइंटेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। मतलब जो सेक्रेटरी जनरल होता है उसको अपॉइंट कौन करता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ यूएन ऐसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये इसको रिकमेंड करेंगे और ये इसको अपॉइंट करेंगे सेक्रेटरी जनरल को। ठीक है, और ये जो सेक्रेटरी जनरल होता है ये अपॉइंट होता है फॉर 5 ईयर्स एंड मे सर्व अप टू 2 टर्म्स मीनस 10 ईयर। जो मैंने आपको पहले ही बोला था, जो सेक्रेटरी जनरल होता है इसको हम 5 साल के लिए चुनते हैं, लेकिन ये रीएलेक्ट भी हो सकता है, सेकंड टाइम। इट मीन्स इसको और 5 साल मिलेंगे, तो 10 ईयर्स तक ये इलेक्ट हो सकता है। अभी जो करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? वो है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस करंट सेक्रेटरी जनरल है यूएनए के। ये कब से है? सिंस 2017। दिस मीन्स ये रीएलेक्टेड है क्योंकि 2017 से लेकर 2022 तक इसका फर्स्ट टर्म था, और इस 2022 में ये रीएलेक्ट होता है। मीन्स अब ये 2027 तक अभी सेक्रेटरी जनरल कौन रहेगा? एंटोनियो गुटेरेस। तो ये था आपका आसियान, सार्क एंड यूएनओ। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।